नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अपने प्रैक्टिस सेट का एक नया एपिसोड जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम और नेवी डबल ए ऐसे सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने टॉप 10 के क्वेश्चंस लिए हैं, तो दोस्तों जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच। मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पहले से ही इनडायरेक्ट स्पीच में है और हमें इसको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इसका मतलब तो आप समझिएगा, इतना पढ़ते हो तो आप जान ही जाओगे कि आइडेंटिफाई डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होगा। तो चलिए इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि हमें इसको टच नहीं करना है। अगर हम ऑप्शंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं और ऐसा सेम टू सेम आ जाता है तो वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, हमारा ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में हिज लव का जिक्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हिज लव दिया हुआ है और जब डायरेक्ट स्पीच में ही अगर उस वर्ड का यूज नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने आप कैसे जोड़ सकते हो। तो हमारा ऑप्शन ए यहीं से गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो अगर देखिए, हमारा जो डायरेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं, जो कामा से पहले होता है ये वाला सेंटेंस, ठीक है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी जो कह रहा है या जो कर रहा है। तो इसमें हमेशा हम सैड का, सेज का या टोल्ड का प्रयोग करते हैं, ना कि विश का और एक्सक्लेम्ड का। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी वाले की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में भी एक्सक्लेम्ड प्रयोग किया हुआ है, ऑप्शन बी में विश्ड प्रयोग किया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमेशा ये तो सैज। देखिए, विश्ड और एक्सक्लेम्ड कब आता है, जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाते हो। ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तब आप विश्ड और एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहले से डायरेक्ट में ही विश्ड और एक्सक्लेम्ड का प्रयोग किया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी, बी एंड सी दोनों गलत हो गया और ये तो पहले से ही गलत है। बचा क्या हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है ही सैड गुड बाय माई लव। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन गलत होगा तो जो बचा वही सही होगा। लेकिन मैं इसका रीज़न बताता हूँ ये क्यों सही है। देखिए, अगर हम ही सैड को चेंज करें तो ही बैड में तो ठीक है, ही बैड में जाएगा, ही सैड को ही बैड में ले जाएंगे। देखिए, हमारा जो यहाँ पर अब प्रोनाउन की बात आती है, प्रोनाउन चेंज कैसे होता है कि हमारा जो ये माई है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही का ये चूंकि माई ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका भी जो प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हीज होता है। तो देखिए, हीज का प्रयोग किया हुआ है और गुड बाय का भी प्रयोग है और माई और लव का भी प्रयोग है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि जो हमारे ये चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है और उसका अर्थ भी है, यानी कि मीनिंगफुल है वो। तो हमारा ऑप्शन देखिए, हैजर्डस, HAZARDOUS, हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के रूप में सही है, बाकी के जो तीन ऑप्शन है ये गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस है कि एबल टू यूज बोथ हैंड्स अलाइक, मतलब कि वह जो अपने दोनों हाथों को एक जैसे यूज करने में सक्षम हो, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक जैसा काम करता हो, तो उसके लिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी सव्यसाची, दोनों हाथों का प्रयोग एक जैसा करने वाले को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। तो हमारा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में ऑप्शन बी एम्बीडेक्स्ट्रस सही होगा। देखिए, डेक्स्ट्रस की बात करें तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, यानी आप किसी कार्य को करने में निपुण हो, दक्ष हो, तो उसके लिए डेक्स्ट्रस का प्रयोग करते हैं। स्किलफुल का मतलब तो आपको पता होगा, योजनाबद्ध, और एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। यानी कि जो चार ऑप्शन है इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा यहाँ पे वर्ड फिल करना है जिससे कि इसकी मीनिंग आपको सही लग सके, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। देखिए, सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वह समूह जिससे कि आप एक अर्थपूर्ण वाक्य दे सको, तो उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका वही तात्पर्य है कि देखिए, ही हैज़ परचेड ए बैग ऑफ फ्लोर का मतलब छत होता है, तो छत बैग में कोई कैसे खरीद सकता है। देखिए, हमारा ऑप्शन बी है फ्लोर। फ्लोर का मतलब आटा होता है, आटा। तो आटा ही ऐसी चीज़ है जो बैग में आप खरीद के लाते हो या थैले में खरीद के लाते हो। तो ही हैज़ परचेज्ड अ बैग ऑफ फ्लोर का हम प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन बी के रूप में यहाँ पर सही होगा।
बाकी के फ्लावर एंड फ्लावर को भी कर सकते, लेकिन उसके लिए बकेट का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ परचेड ए बकेट ऑफ फ्लावर, बकेट का प्रयोग स्पेशल वर्ड होता है उसके लिए, बैग का प्रयोग नहीं करते। और ऑप्शन डी कोई वर्ड ही नहीं है, फ्लोर गलत वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि हमें जेस्ट जो वर्ड दिया हुआ है ये वाला, ये जेस्ट जो वर्ड दिया हुआ है इसका हमें सिनोनिम चाहिए, अर्थात समान अर्थ चाहिए। तो जेस्ट का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, खुशी होती है। और हमारा ऑप्शन है प्लेजर के रूप में इसका सिनोनिम सही होगा, क्योंकि प्लेजर का मतलब ही खुशी होता है, उत्साह होता है। ठीक है। डिस्टेस्ट का मतलब होता है अरुचि, यानी किसी चीज़ में आपको रुचि ना हो। फ्लॉप का मतलब होता है खराब हो जाना। और इन सर्कल का मतलब होता है घेरना, यानी घेरा बनाना, गोल सर्कल बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल कंजक्शन, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों ऑप्शन कंजक्शन के रूप में हैं, और इनका प्रयोग हमें यहाँ पर कंजक्शन के रूप में ही करना है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो सेंटेंस है कि ही विल नेवर पास हार्ड ही में ट्राई। देखिए हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी, या तब भी, या फिर भी। ठीक है। तो ही विल नेवर पास, ही विल नेवर पास का मतलब होगा कि वह कभी भी पास नहीं हो सकता होगा। ठीक है। हाउ एवर हार्ड ही में ट्राई, तब भी वह कठिन परिश्रम करता है। ठीक है। इसकी ये हिंदी होगी। तो तब भी या फिर भी के अर्थ में हमें किसका प्रयोग करना है, हाउ एवर का। लेकिन नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। वाट एवर का प्रयोग, वाट एवर का मतलब जो कुछ भी। और वे नेवर का मतलब है जब कभी भी। तो देखिए हमारा सूटेबल ऑप्शन ए ही लग रहा है, तो हम ऑप्शन ए के रूप में हाउ एवर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम एन एडजेक्टिव फार्म। ठीक है। द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है उसका हमें एडजेक्टिव ज्ञात करना है। यानी कि गोल्ड जो वर्ड है वो मटेरियल नाउन है, नाउन में है और मटेरियल में है, मटेरियल नाउन है। ठीक है। और हमें इसका क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी देखिए गोल्डन। देखिए गोल्ड का मतलब होता है सोना और गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा। तो हमारा ऑप्शन सी एडजेक्टिव के रूप में सही होगा। देखिए ऑप्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए जो है ना गोल्ड, गोल्ड के आगे द का प्रयोग किया हुआ है, तो ये यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। देखिए गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है। और द गोल्ड का मतलब होता है कि सोने जैसा। जैसे कि पुअर का मतलब होता है गरीबी या गरीब, और द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो वहाँ पे उसका नाउन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, यानी कि मटेरियल नाउन से किस में आ गया, कॉमन नाउन में, सोने जैसा कॉमन नाउन में। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए कॉमन नाउन के अर्थ में प्रयोग होता है। बाकी के जो ऑप्शन बी है गोल्डर एंड ऑप्शन डी है गोल्डेस्ट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव ये डिग्री में आता है। ठीक है। जैसे कि गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो गुड भी एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के लिए ही हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डिग्री का, यानी कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, तब ई आर और ई एस टी का ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नाउन से हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो ई डी और ई आर और ई एस टी का कोई प्रयोग ही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी गोल्डन के रूप में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 हमारा क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड, यानी कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा वर्ड फिल करना है जिससे जिससे कि इसका मीनिंग निकल सके। तो देखिए आप इसको पढ़ोगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये आपको आपके मुंह से अपने आप निकल जाएगा अगर आप इसको पहले कभी पढ़े हो तब, क्योंकि ये एक मुहावरा है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका ये अर्थ होता है। यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते शायद ही कभी काटते हैं, इसका अर्थ ये होगा। सेल्डम का अगर प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी देखिए हमारा सेल्डम दिया भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ईडियम्स। ठीक है। यानी कि जो ईडियम्स दिया हुआ है इसकी मीनिंग हमें ज्ञात करनी है इन चारों ऑप्शनों में से। मतलब इसका तात्पर्य किससे होता है, टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। ठीक है। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी की गलत संगत में पड़ जाना, यानी कि टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, हमारा ऑप्शन ए के रूप में सही होगा। बाकी के ऑप्शन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा प्रीपोजिशन होगा जो यहाँ पर सही फिल होगा। बाकी अगर इनमें से कोई एक ही ऐसा है वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में जो यहाँ पर सही होगा। देखिए एक्यूज्ड की बात कर ले, ही वाज एक्यूज्ड मर्डर, यानी एक्यूज्ड के बाद कभी भी आता है तो ऑफ आता है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उसे हत्या का दोषी ठहराया गया, यानी उसके या उससे हत्या का दोष लगाया गया। ये जो सेंटेंस है ना, ही वाज एक्यूज्ड मर्डर, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, क्योंकि वाज के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव में ही आता है और कुछ किस चीज़ में नहीं होता है। वाज वेयर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन ये वाज के बाद थर्ड फॉर्म आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पैसिव में है और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में है। तो हमने क्या बताया, एक्यूज्ड के बाद हमारा ऑप्शन बी ऑफ के रूप में यहाँ पर सही होगा। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड जय हिंद।